नमस्कार। देश की नामचीन हस्तियों के कामकाज की पड़ताल करती हमारी इस खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। आज के अंक में हमारे साथ हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुशील कुमार जी। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीतने वाले सुशील कुमार जी के जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की सफलता की जो कहानी है काफी हद तक मुंबईया फिल्मों की कहानी से मिलती है। आपके पिताजी एक बस ड्राइवर हैं, बावजूद इसके आर्थिक तंगी से गुजरते हुए आपने कड़ी मेहनत की, कड़ा प्रशिक्षण लिया और अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर जो है भारत का नाम देश ही नहीं दुनिया भर में रोशन किया और कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता। कभी सोचा था कि आप भारत के लिए इतना कुछ कर पाएंगे? देखो, परिवार में कुश्ती का शौक था पहले से ही। पिताजी भी रेसलिंग करते थे, दादाजी भी, और बड़ा भाई भी रेसलिंग करता था। तो पहले से ये था कि भी कुश्ती करनी है। और उसके बाद फिर अखाड़े में आया गुरु जी पद्मश्री मावली सतपाल जी, रामफल कोच साहब जी, एस वीर जी। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा ये मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे गुरुओं के पास गया और मेरे को परिवार से पूरी सपोर्ट मिली। क्योंकि मैं बड़ा भाई भी रेसलिंग करता था, उसने भी छोड़कर मेरे साथ ही मेरे को भी बैकअप दिया कि भाई यही करे रेसलिंग और अच्छा करके दिखाए। और मैं मानता हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया कि भाई पूरा सपोर्ट पूरे परिवार का, पूरे गाँव का मेरे को मिला है। किस तरह के कड़े प्रशिक्षण और मेहनत के दौर से आप गुजरे? देखो, वो तो कोचेज़ कराते थे, सुबह 4 बजे उठना और लगातार ट्रेनिंग करना, 4-4, 5-5 घंटे दोनों टाइम। और वो कोचों का शेड्यूल होता है मैंने बताया अभी भी कि भी हमारे कोचेज़ हैं, रामफल जी हैं, एसवीर जी हैं, और वो बनाते हैं शेड्यूल। और जैसी ट्रेनिंग वो कहते हैं कि भी आज जोर करने हैं ज़्यादा, तो जोर कराते हैं। और वो कहते हैं कि भी रस्सा चढ़ना है तो रस्सा चढ़ते हैं। तो वो कोचेज़ बनाते हैं हमारा शेड्यूल। मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल छोटा सा ही अखाड़े में आ गया था, 7वीं क्लास में पढ़ता था, तो जभी से अब तक मैं अखाड़े में ही हूँ। खाने पीने में किस तरह की एहतियात बरतते हैं आप? मैं वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन में जो भी जैसे घर से पिताजी डेली दूध लेके आते हैं, तो दूध, दही, मक्खन यही ज़्यादा लेते हैं, और फल फ्रूट, बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैं 66 किलो में खेलता हूँ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि भाई मेरा वज़न ऊपर ना बढ़े, इतना मेंटेन रहे कि मैं 66 किलो आराम से ला सकूँ। मैं 4-5 किलो वज़न घटाता हूँ हर एक टूर्नामेंट में, तो रिड्यूस करके खेलता हूँ। तो पूरा मेंटेन करना पड़ता है वज़न को भी, तो बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी। डाइट में दूध तो 5-6 किलो के आसपास पीता हूँ, कि अलग अलग तरीके से, जैसे भाई फ्रूट सलाद है, और जैसे कंपटीशन टाइम है तो उसका और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वेट रिड्यूस करते समय किस चीज़ का, कि आप किस चीज़ से आप एनर्जी ले सकते हो, तो वही चीज़ों का ध्यान है। और अब तो इंडिया टीम के साथ डॉक्टर है और डाइटिशियन है, तो डाइटिशियन पूरी अपना चार्ट बना के देता है कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, तो उनको फॉलो करते हैं। 2008 में आपने भारत के लिए कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता था। काफ़ी उस समय आपने भारत के लिए अपना झंडा बुलंद किया, भारत के लिए नाम रोशन किया। कैसा वो लम्हा था, कैसा पल था? पुरस्कार जीता, उसके बाद क्या कुछ आपको लोगों से प्रतिक्रियाएं मिली? बिल्कुल, पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान थे। खुद मेरे गुरुजी पद्मश्री मावली सतपाल जी, हमारे चीफ कोच साहब हैं जगवेंद्र जी, तो सभी बहुत अच्छे। और वो ओलंपिक में 4th प्लेस तक, 5th प्लेस तक रहे हैं, मगर ओलंपिक में मेडल नहीं मिल पा रहा था। उसके ओलंपिक के मेडल के बाद हमारी जो टीम है, इंडिया टीम है, और हमारे जो जूनियर हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अभी पीछे एशिया चैम्पियनशिप हुई थी दिल्ली में, तो एक इतिहास हुआ है इंडिया टीम का कि अब तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 2 गोल्ड इकट्ठे कभी नहीं आए थे। 1952 में पहली बार केडी जाधव ने जीता था, उसके बाद कुश्ती के क्षेत्र में आपने कांस्य पदक जीता। जी जी।
और उसके बाद जो 2008 के बाद हमारी जो इंडिया टीम एक मोटिवेशन गया सभी में, पूरे जोर लगा के खेलते हैं। और किसी भी रेसलर के साथ कुश्ती, और रसिया है, अमेरिका है, तो पूरा जोर लगा के खेलते हैं। पहलवानी के क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपका? मैंने बताया कि गांव में कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग, और मैं भी एक गांव से ही हूं, तो इस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने बताया परिवार में भी कुश्ती का शौक़ था, और इसीलिए कुश्ती को ही चुना। और मैं अब ये मानता हूँ कि वो जो मैंने डिसीज़न लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था, और अब कुश्ती में अच्छा हो रहा है और देश के लिए खेलते हैं। बहुत भाग्यशाली मानता हूँ मैं कि अपने देश के झंडे के नीचे खेलता हूँ। आपके पिताजी बस ड्राइवर हैं, आर्थिक तंगी, गरीबी कितना आड़े आई? वो चाहे एक बस ड्राइवर थे, चाहे कुछ भी था, मगर मैंने जो उनको बोल दिया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए है, तो मेरे को कहीं से भी ला के देते, वो मेरे को मिलती थी। मुझे नहीं पता लगता था कि भाई वो कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे अभी भी 5-5, 6-6 महीने में घर जाता हूँ, और वो डेली आते हैं, डेली मिल के जाते हैं। तो वही करता है सब कुछ वही मेरे पिताजी ही करते हैं। तो कभी ये महसूस नहीं होने दिया किसी चीज़ की कि मेरे को कमी लगे। आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? ट्रेनिंग में मैं पद्मश्री महाबली सतपाल अखाड़े में हूँ बचपन से ही, और अब 7वीं क्लास में मैं आ गया था, बिल्कुल छोटा सा था, और जब से मैं वहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे कोचेज़ हैं, रामफल जी हैं, यशवीर जी हैं, तो वो पूरा हमारा जो कुश्ती का शेड्यूल है पहलवानी का, वो बना के रखते हैं कि बच्चे की कैसी ट्रेनिंग करानी है, वो एंट्रेंस लेवल पर कैसे अच्छा कर सकता है। तो जब से वहीं हूँ और वहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सुशील जी, अब तक आपको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पुरस्कार जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड मिला है, और राजीव गांधी खेल रत्न, और दिल्ली से राजीव गांधी अवार्ड होता है वो भी मिला है। वो तो बहुत पहले मिल गया था, जूनियर का ही था मैं जब भी मिल गया था। और 3-4 अवार्ड जो बड़े अवार्ड हैं वो मिले हैं। और उसके बाद जैसे ओलंपिक में मेडल आया, तो उसके बाद तो पीछे एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड है, और कॉमनवेल्थ में गोल्ड है चैम्पियनशिप में, और एक ग्रैंड प्रिक्स जर्मनी में हुआ था, उसमें गोल्ड है। तो कंपटीशन में तो मिलते ही रहते। आगे आपकी प्लानिंग क्या है? आगे तो अभी जो फोकस है वो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं, तो पूरा जोर लगा के उसमें अच्छा करके दिखाना है, देश के लिए मेडल जीतने हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस है, और पूरा जोर लगाएंगे। देशवासियों ने इतना सम्मान प्यार दिया है, तो उसके लिए पूरा जोर लगा के खेलेंगे, कॉमनवेल्थ में अच्छा करके दिखाएंगे। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सुशील कुमार जी से यह बातचीत जारी रहेगी। मजबूत चट्टानों से बनता है रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट, जो देश को बनाए रॉक स्ट्रॉन्ग सीमेंट। महात्मा गांधी नरेगा, यानी मांगने पर 15 दिन में रोजगार, मेरा हक। मास्टर रोल पे नजर, अपने नाम, काम और दाम की पूरी खबर। काम के बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार जी से। सुशील कुमार जी, अब थोड़ा सा कुश्ती के दांव पेच के बारे में आपसे जानेंगे। कौन कौन से दांव पेच आप आजमाते हैं विरोधियों के सामने? कुश्ती बहुत ही नज़दीक का खेल है, और बहुत एकदम निर्णय लेना पड़ता है सेकंड के 100वें हिस्से में। और उसमें जैसे हमारे कोचेस ट्रेनिंग कराते हैं, जैसे ओपोनेंट है, ओपोनेंट की हमें सीढ़ियाँ दिखाते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अब कॉमनवेल्थ में कनाडा है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, तो उन पहलवानों की हमें फ़ोटोज़ दिखाते हैं और सीढ़ियाँ दिखाते हैं कि ये पहलवान पर हमें ये अटैक करना है, इस पर काउंटर अटैक अच्छा होगा, इस पर ये दाव अच्छा लगेगा। तो वो कोचेज़ बना के देते हैं कि भाई उस तरह की हमें फिर ट्रेनिंग कराते हैं कि आप इस ओपोनेंट के साथ ऐसे खेलोगे तो आप जीत सकते हो, और ऐसे आप डिफेंसिव में खेलोगे तो आप हार भी सकते हो। तो वो कोचेज़ बना के देते हैं पूरा प्लान। और जिस तरीके से जैसे अब कुश्ती के कनाडा के साथ है तो उससे अटैकिव खेलना है, अटैकिव उस पर काउंटर अटैक लगाने, वो अटैक करता है, तो उस तरह की कोचेज़ पूरा बता के रखते हैं पहले ही कि जो भी ओपोनेंट हो उस तरीके से वो दिमाग में चलता है कि भाई उस पर ये अटैक होगा।
सुशील जी, ये जानना चाहेंगे कुश्ती में कान का बड़ा महत्व होता है। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक पहलवानों को कान तुड़ाना पड़ता है या कान टूट जाता है जब कुश्ती लड़ते हैं। आपका कान जरा सा दिखाइए हमें जी। ये काफ़ी भारी सा हो गया है। कोई तोड़वाता कोई अपने आप जान के नहीं है, क्योंकि ये कुश्ती में जैसे ऊपर से खींचते हैं, घुटना लग गया। अब कल परसों यहाँ मेरे ट्रेनिंग में यहाँ पर आँख पे लगी है, देखो अब, तो वो लगती रहती है। कैसे लगा आँख पे? ये घुटना लग जाता है, क्योंकि बहुत नज़दीक का खेल है और तो बहुत मतलब ध्यान से रखना पड़ता है। इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई आप देखोगे तो चोट लगने का पूरा खतरा रहता है। पीछे एक रेसलर था, उसकी गर्दन टूट गई थी, तो पूरा करियर ही खराब हो जाता है। सुशील कुमार जी, पहलवानी के क्षेत्र को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कुछ कदम हमारी सरकार को उठाना चाहिए? कुश्ती को आप ज़्यादा टीवी पे दिखाएंगे और आप देखोगे कोई भी दंगल होता है या कुश्तियाँ शुरू होती हैं गाँव में, तो इतनी पब्लिक कुश्ती देखने आती है, बहुत ही ज़्यादा। महाराष्ट्र में देखोगे जाके, यूपी में कहीं भी देखोगे, हरियाणा में देखोगे, दिल्ली में 7 सितंबर का दंगल होता है, आप उसमें देखोगे भारत पाकिस्तान मैच होते हैं। तो कुश्ती को बहुत चाहते हैं लोग, क्योंकि बहुत पुराना गेम है, महाभारत के टाइम से है। तो वो अब थोड़ा पिछड़ा इसलिए है कि ये टीवी पे ज़्यादा नहीं दिखा पाते आप, तो आप दिखाओगे ज़्यादा, आप मीडिया लोग, कि इसको बार बार, क्योंकि बच्चा टीवी खोलता है तो क्रिकेट दिखाई देता है और गेम कोई दिखाते ही नहीं। तो आप और गेमों को भी दिखाओगे तो उसकी लोकप्रियता अपने आप खुद ही बढ़ेगी। कुश्ती कितने तरह की होती है, कितने स्टाइल में कुश्ती लड़ी जाती है? बिल्कुल, और कुश्ती फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन की होती है। जो ग्रीको रोमन होती है वो बेल्ट से ऊपर खेली जाती है, और जो फ्री स्टाइल होती है उसको कहीं पे भी आप गर्दन पकड़ो या पैर पकड़ो, कहीं से भी आप खेल सकते हो। उसमें 2 ही प्रकार की होती हैं, जो ओलंपिक्स लेवल की होती हैं, और तो वो जैसे WWF है, वो तो फिर अलग ही कुश्ती होगी। तो ये 2 ही प्रकार की कुश्ती जो है ओलंपिक लेवल की हैं, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में मान्यता है जिनको। तमाम नए लड़के जो है कुश्ती के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, क्या आप उन्हें सलाह देंगे? बिल्कुल, अब कुश्ती में फ्यूचर है, और अब आ भी रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आप देखोगे हमारे ही सेंटर में, जो जहाँ मैं रेसलिंग करता हूँ, पद्मश्री महावीर सतपाल जी के पास, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे अब बहुत आगे, बीच में बिल्कुल बंद हो गए थे, मगर अब छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे हैं। अब मैं अखाड़े में कई बार, जैसे हमारा कैंप चल रहा है बालगढ़ से मैं दिल्ली आता हूँ ट्रेनिंग करने, तो मैं देखता हूँ तो नए नए बच्चे बहुत आगे हैं और उनको बहुत शौक़ है और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अभी स्कूल गेम्स होंगे उनमें देखना आप, दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, तो बहुत ही मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, और बच्चों को सही कोच मिले और सही सुविधाएँ मिलें, तो मैं मानता हूँ अब तो एक मेडल आया है रेसलिंग में, और आगे बहुत ही मेडल आएंगे। दिल्ली में तो मानते हैं कि प्रशिक्षण के लिए कई अच्छे संस्थान हैं, लेकिन जो हमारे देश के दूरस्थ इलाके हैं जहां पर उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लड़कों को किस जगह से प्रशिक्षण लेना चाहिए? देखो, वो कोच के ऊपर डिपेंड है। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार ने बहुत ही करके दिया है। अभी आपने देखा ये रेसलिंग हॉल जो ऊपर है पूरा AC है, पहले AC हॉल बिल्कुल भी नहीं थे। अब कॉमनवेल्थ के चलते तो मतलब मेरा सवाल है, दिल्ली से बाहर के जो दूरस्थ इलाके हैं वहाँ के नौजवान वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आपके माध्यम से भी सरकार से भी यही कहूँगा कि भी जितने भी, क्योंकि गांव में है पहलवानी, क्योंकि गांव से ही बच्चे आते हैं, तो गांव में मैट की सुविधाएं हो जाएं, छोटे छोटे अखाड़ों में भी, क्योंकि एकदम मिट्टी में मैट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिट्टी में खेलेंगे तो उतनी स्पीड नहीं बढ़ पाती, और मैट पे स्पीडली खेलना पड़ता है। तो गांव में मैट जहाँ अखाड़े हैं वहाँ मैट पहुँचे और बच्चे वहाँ मैट पे ट्रेनिंग करें, तो इम्प्रूव होगा सभी में। और अच्छे अच्छे कोच लगाए जाएँ हर एक सेंटर पे, कि भाई बच्चों का डिसिप्लिन देखें और उन पर पूरा ध्यान दें, उनकी अच्छी ट्रेनिंग कराएं, उनके लिए अच्छा शेड्यूल बना के दें, तो आगे बढ़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता। सुशील जी, आप जैसे जो नौजवान खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल के प्रति अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? मुश्किल तो शुरू में आती है। आप किसी भी काम में लगा लो कि छोटी मोटी मुश्किलें चलती रहती हैं, मगर जो पक्का आपने जो निशाना बना के रखा है कि मेरे को तो यहाँ तक पहुँचना है, और पूरा परिवार आपके साथ है, पूरा मतलब आपको इसी काम के लिए छोड़ रखा है, तो आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए और पूरे ज़ोर से मेहनत करनी चाहिए, और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करें, अच्छी मेहनत करें, तो फिर मैं मानता हूँ आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सुशील कुमार जी से यह बातचीत जारी रहेगी।
मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम एक मुलाकात में बात कर रहे हैं सुशील कुमार जी से। सुशील जी, एक ज़माना वह था जब दारा सिंह के ज़माने में कुश्ती होती थी और एक आपका, क्या अंतर है? देखो, उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक कुश्ती देखने आती थी और बहुत बड़ा नाम है दारा सिंह जी का, बहुत अच्छे खेले हैं, मगर वो फ्री स्टाइल कुश्ती खेलते थे जो आजकल खली खेलता है। और जो हम खेलते हैं, जैसे महाबली सतपाल जी खेलते थे, चंदगीराम जी खेलते थे, हमारे चीफ कोच हैं जो जगमेंद्र जी, वो खेलते थे। जो ओलंपिक स्टाइल थी वो दारा सिंह जी नहीं खेलते थे और वो भी पब्लिक देखने जाती थी। मगर आप देखोगे अभी जाके, अभी महाराष्ट्र में कहीं कुश्ती ये हो जाए कि अभी हमारी कुश्ती है, पूरी मेरी कुश्ती है, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। मतलब आप देखोगे शाम को कुश्ती होती है तो सुबह तक पब्लिक की भीड़ लगी रहती है। महाबली खली भी पूरी दुनिया में जो है भारत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, वो मैं मानता हूँ कि देखो, मैंने बताया पहले भी कि वो जो फ्री स्टाइल कुश्ती वो हमसे अलग है, वो और हमारी कुश्ती में मतलब दिन और रात का फ़र्क ये मानो। और वो क्योंकि हमारी ओलंपिक स्टाइल है, उनकी ओलंपिक स्टाइल में नहीं है वो। और खली भी देश के लिए खेलता है तो बहुत ये भी गर्व की बात है, क्योंकि जो झंडे के नीचे खेलता है उसके लिए तो सलाम होना ही चाहिए। और मैं मानता हूँ कि भी देश का नाम रोशन करा तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि देश के लिए ऐसे ही आप। कभी मुलाकात हुई है आपकी महाबली खली से? नहीं, मुलाकात अभी होनी थी बीच में, एक प्रोग्राम में दोनों को मिलना था, तो उधर मैं नहीं जा पाया क्योंकि हमारे टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो अवॉइड कर दिया वो मैंने, मैं जा नहीं पाया उधर। तो आया था एक प्रोग्राम में कि हम दोनों को बुला रहे थे, वो चीफ। मिलेंगे तो क्या कहेंगे आप खली से? नहीं, वो तो फिर बात चलती, वो तो मिलेंगे जब उसके ओकेनेट बात होंगी कि अभी क्या बात चलती है। जो नौजवान खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह है? मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप अच्छी मेहनत करें, बड़ों का सम्मान करें और गुरुओं का सम्मान करें, फिर आपको आगे बढ़ने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। और जोर लगा के मेहनत करें देश के लिए। अब थोड़ी सी आपके निजी जीवन की तरफ आएंगे। कुश्ती के अलावा और किन चीज़ों का शौक़ रखते हैं आप? कुश्ती के अलावा किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं है, बस कुश्ती में ध्यान रखते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता इतना, क्योंकि इतना हार्ड वर्क कराते हैं कोच लोग। उठने का मतलब एक बार जो खाट पे लेट गए तो उठने का मन ही नहीं करता, फिर तो कहीं घुमा फिरी बहुत ही कम है कुश्ती में, क्योंकि घूमो फिरोगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। एकाग्रचित रहते हैं कुश्ती पर? बिल्कुल, पूरा ध्यान रखते हैं कुश्ती पर ही और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और खाली टाइम मिला तो अपनी सीढ़ियाँ देखते हैं खाली टाइम में कि हमारी क्या गलतियाँ थी कुश्ती में, तो उन्हीं को सुधारने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, सरकार ने आपको 4 साल पहले नॉर्दर्न रेलवे में एसीएम भी अपॉइंट किया है। जी हाँ जी, नहीं एसीएम नहीं था पहले, तो मैं डिप्टी हेड टीटी था, फिर सीटीआई बना और उसके बाद प्रमोशन ओलंपिक के बाद मेरे को एसीएम ग्रेड दिया और एसीएम हूँ अब मैं। और रेल के लिए खेलता हूँ, जो नेशनल वगैरह होते तो मैं रेल की तरफ से खेलता हूँ और इंडिया टीम में आता हूँ तो इंडिया की तरफ से खेलता हूँ। तो ज़्यादा अगर स्पेयर रहते हैं और रेलवे से ये स्पोर्ट्समैन को एक बेनिफिट मिलता है कि आपको फ्री छोड़ते हैं वो स्पोर्ट्स के लिए, तो रेलवे में एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपके जीवन का यादगार पल हमें बताइए। यादगार पल तो ओलंपिक मेडल ही है और कितनी जोर लगा रखा था ओलंपिक मेडल पे, 56 साल के बाद आया था, उसको कई बार लेट के सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि देश के लिए मैंने ओलंपिक में मेडल जीता। लक्ष्य क्या है आपके जीवन का? लक्ष्य तो अभी ब्राउन्स जीता है तो लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीतूँ, लक्ष्य तो यही है। मगर अब ज़्यादा अगर फोकस कॉमनवेल्थ गेम्स पर है, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं तो पूरा जोर लगाना है उसमें। देशवासियों ने इतना प्यार सम्मान दिया है तो उसको हम भी कुछ मेडल देकर उतारने की कोशिश करेंगे। अगर आप आज खिलाड़ी नहीं होती तो क्या होती? नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं, क्योंकि परिवार में भी कुश्ती का शौक़ था तो कुश्ती का ही हरदम बातें चलती रहती थी, तो कभी सोचा नहीं कुछ पहलवान ना होता तो क्या होता। शादी हो गई है आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है अभी, और अभी इच्छा भी नहीं है शादी की, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स है और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद लंदन ओलंपिक है तो टारगेट है। मतलब लंदन ओलंपिक के बाद शादी करेंगे? वो घरवाले और गुरुजी बताएंगे। बड़ों का ही ऑर्डर चलता है गांव में, ये संस्कार हैं कि भाई बड़े जो कहते हैं उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। संस्कारों को मानते हैं? जी बिल्कुल। संस्कारों का बड़ा असर है आपके जीवन पर?
क्योंकि ज़रूरी है वो, आपके अंदर संस्कार ही नहीं होंगे, बड़ों का सम्मान नहीं कर पाओगे, आप छोटे को भी प्यार नहीं दे पाओगे, तो मैं मानता हूँ कि आप खामखाई हो। क्योंकि बड़े का ही सम्मान नहीं होगा तो आप क्या करोगे जीवन में, कुछ भी नहीं। तो बड़े का सम्मान बहुत ही ज़रूरी है और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो मैं मानता हूँ कि भी आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है बड़े का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात आपने कही सुशील जी, कि संस्कार ही किसी भी व्यक्ति को जो है महान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। तो ये थे सुशील कुमार जी, जिन्होंने तमाम मसलों पर खुलकर हमसे बात की। सुशील कुमार जी ने साफ कहा कि उम्र प्रतिभा पर कभी भी भारी नहीं पड़ सकती। यदि कोई व्यक्ति प्रतिभावान है तो उम्र उसकी राह में आड़े नहीं आएगी। अपनी काबिलियत के दम पे सुशील कुमार जी ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है और उनकी कोशिश है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रमंडल खेल जब दिल्ली में हो या फिर लंदन में ओलंपिक के गेम हो तो भारत का नाम इसी तरह से वे रोशन करें। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामचीन हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।